Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start the subtopic of the chapter 3 of history, the 19th century 1815 to 1914. The world changed profoundly in the 19th century. Economic, political, social, cultural, and technological factors interacted complex ways to transform societies and reshape external relations. Economists identify three types of movement or flows within international economic exchanges. The first is the flow of trade, which in the 19th century referred largely to trade in goods, for example, cloth or wheat. The second is the flow of labor, the migration of people in search of employment. The third is the movement of capital for short term or long term investment over long distance. All three flows were closely interwoven and affected people's lives more deeply now than ever before. The interconnections could sometimes be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flows. Yet, it helped us understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together. Children, जो वर्ल्ड था वो 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से चेंज हो रहा था। इकोनॉमिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली सारे फैक्टर्स जो थे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था न्यू वर्ल्ड का वह चेंज कर दिया था। बहुत सारे एक्सटर्नल रिलेशंस थे उनको रीशेप कर दिया गया था। सोसाइटीज़ थी वो चेंज हो गई थी। और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो थ्री टाइप से मूवमेंट बताते हैं किसी भी वर्ल्ड में जो चेंजेस आते हैं। इंटरनेशनली जब इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तो थ्री फ्लोज उन पर डिपेंड करते हैं। तो पहला तो ट्रेड होता है, व्यापार, जो कि किसी भी तरह का हो सकता है, कपड़ों का, वीट का या और किसी भी तरह का। दूसरा फ्लो होता है वो लेबर का होता है। दैट मीन्स जो माइग्रेशन हो, जो लोग होते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देशों में जाकर के बस जाते हैं। तो यह भी इकोनॉमिक चेंजेस का बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। थर्ड जो फ्लो होता है वो होता है कैपिटल का, कि कोई देश शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं और या लॉन्ग डिस्टेंस पर जो इन्वेस्टमेंट करता है उस पर। तो यदि हम इस टॉपिक को, यदि हम इन तीनों फ्लोज को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए नोट्स के थ्रू हम समझते हैं। तो चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। Our world economy takes a shape, abolition of the corn law under pressure from landowners group. The government restricted the import of food grains. After the corn law were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced in the country. British farmers were unable to compete with imports. Vast areas of land were left uncultivated. As food prices fell, consumption in Britain rose. Faster industrial growth in Britain led to higher incomes and more food imports. तो चिल्ड्रन सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वर्ल्ड में वो किस तरह से चेंज हो रही थी। ब्रिटेन की यदि बात की जाए तो ब्रिटेन की कंडीशन थोड़ा दूसरी थी। उस वक्त में वहाँ जब 19th सेंचुरी शुरू हो रही थी तो 18th सेंचुरी में ही वहाँ पर जो थी वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज थी। यदि वहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल चेंजेस को देखा जाता तो काम नहीं बन सकता था। इसीलिए वहाँ के बारे में थोड़ा सा चेंज इसलिए था क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी 18th सेंचुरी में ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी और ब्रिटेन में जो फूड ग्रेन था उसकी डिमांड उसकी वजह से काफ़ी बढ़ गई। और जो अर्बन सेंटर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो थी उसमें ज़्यादा बढ़ गई तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे।
और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो उनकी डिमांड बढ़ गई और इसकी वजह से जो प्राइजेस थी वो भी बढ़ गए, क्योंकि जो फूड था वो उतना पर्याप्त नहीं था। और जो इकनॉमी को बचाने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉर्न लॉ लगाया हुआ था। इसका ये था, कॉर्न लॉ का मीन्स था कि जो मक्का है उसका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा किसी और देश से। लेकिन जब बाद में ज़रूरत महसूस हुई तो जो बड़े बड़े जो व्यापारी वगैरह थे उन्होंने इसके विरोध किया और बोला कि कॉर्न लॉ को हटाया जाए, और गवर्नमेंट को प्रेशर में आके कॉर्न लॉ जो था वो हटाया गया। अब कॉर्न लॉ हट गया तो जो फूड वगैरह था वो इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटेन में, और फूड इम्पोर्ट होने लगा तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश फार्मर्स थे वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सस्ते रेट में जो फूड था वो इम्पोर्ट हो रहा था और वहाँ जो प्रोड्यूस होता था उसकी लागत ज़्यादा होती थी। इसकी वजह से जो फूड था उसके प्राइसेस गिर गए, कम हो गए, और जो कंजप्शन था ब्रिटेन में फूड का वो बढ़ गया, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, और इसकी वजह से जो लोग थे उनकी हायर इनकम किस में होने लगी, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और साथ ही फूड जो इम्पोर्ट होता था उससे, और उससे लोगों का जीवन स्तर भी, जब उन्हें भरपेट खाना मिलने लगा तो जीवन स्तर में भी काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी सुधर गया। लेकिन उससे जो था वो जो फार्मर्स वगैरह थे वो उनको घाटा होने लगा, तो उन्होंने फिर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में विचार किया, और ये जो ब्रिटेन था इसको सप्लाई करने के लिए फिर दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ एग्रीकल्चर का क्षेत्र बढ़ा लिया, और एग्रीकल्चर का क्षेत्र बढ़ा के प्रोडक्शन करने लगे ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें अपने देश से। तो इस तरह से जो था इकनॉमी जो थी उसने धीरे धीरे वर्ल्ड इकनॉमी का शेप लेना शुरू किया। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इस समय टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? Technology had a great impact on the transformation of 19th century world, such as railways, steamship and telegraph. Technological advances were often the result of social, political and economic factors. The refrigerated ships greatly helped to transport the perishable food item over a long distance. It greatly facilitated the shipment of frozen meat from America, Australia और न्यूजीलैंड टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़। अब देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी रोल था, क्योंकि जब सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाने लगा 19th सेंचुरी में तो उसके लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत पड़ी, तो रेलवे का निर्माण किया गया, शिप्स का निर्माण किया गया, टेलीग्राफ सिस्टम का निर्माण किया गया, ताकि जो है अच्छी तरह से जो है वो व्यापार हो सके। टेक्नोलॉजी एडवांस की गई जो क्योंकि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों ही फैक्टर्स जो थे उनमें ज़रूरी था कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो तभी वो ग्रो कर पाएंगे, और इसके लिए बहुत सारी रेफ्रिजरेटेड शिप्स तैयार की गई ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि जो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स थे, मींस जो ख़राब होने वाले फूड आइटम्स थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित ले जाया जा सके। और इस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्हें फ्रोज़न मीट मिलने लगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो थे वो शिप्स वगैरह में बना दिए गए थे। टेक्नोलॉजी ने एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने में काफ़ी योगदान दिया। The 19th century 1815 to 1914. In the 19th century, economic, political, social, cultural and technological factors interacted in complex ways to transform societies and reshape external relations. अब इसके बाद 19th century में चाहे इकोनॉमिक देखा जाए, चाहे पॉलिटिकल, चाहे सोशल, हर तरीके से जो सोसाइटीज़ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई और रीशेप हो गई। एक्सटर्नल रिलेशन उनके जो थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते गए और बेहतर होते गए। इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।